अच्छा, चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। ठीक है, आप सभी शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? ठीक है, सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं? जी, ठीक है। एक हमारी बहन है नेहा कसाना, वो बोल रही है नमस्ते सर, नमस्ते जादूगर सर। ठीक है भाई, तो ऐसे नए-नए नाम आप मुझे मत दो। ठीक है, जादूगर, जादूगर ओ जादूगर। चलिए, थैंक यू। ठीक है, और ठीक है, जुड़ेंगे क्लास में, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एल्टीग्रेट हिस्ट्री और क्लास का टाइम है हमारा, ठीक है, 3 PM। 3 PM। और आज की क्लास की विषय वस्तु है, आज हम गुप्त काल पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, आज हमारा तीसरा दिन है गुप्त काल में, गुप्त काल हम देखेंगे। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। ठीक है, अब आप बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है। और अभी तक पीछे एंशियंट हिस्ट्री में हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए, जितने भी चैप्टर हमने करे भैया, अक्षर से है वह सभी चैप्टर आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट है। हाँ या ना, मुझे जल्दी से आप इसका जवाब दो सभी लोग। ठीक है, अभी तक सारी चीजें एकदम क्लियर है। ठीक है, बहुत एकदम मतलब कॉन्फिडेंस है एनसीएंट में। जब एनसीएंट के हम प्रश्न करने बैठते हैं, पीवाई क्यूज, चाहे वो पीसीएस के हो, आरओ के, ठीक है, तो वो प्रश्न आपसे बन जाते हैं कि नहीं, ये बताएंगे। सर, आपके कुछ शब्द पीडीएफ में समझ में नहीं आते प्रदीप, तो जब आप क्लास में होते हो, ठीक है, तब तो आपको पता रहता है ना कि वो शब्द क्या है, क्योंकि मैं बोल बोल के लिखा रहा होता हूं, तो तब तो आप क्लास में रहा करो ना प्रदीप जी। हाँ, ठीक है मोना बिटिया, दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, आप ऐसे मत बोला करो। देखो, आप लोगों में से किसी का मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता, तो आप लोग बोलते हो क्या आपको मेरे मैसेज नहीं दिखते? ठीक है, क्या आपको, ठीक है, मेरी कोई बात नहीं दिखती? ऐसे मत लिखा करो यार, मुझे सब कुछ दिखते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है कि वास्तव में कोई बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है, पूछा है किसी बच्चे ने, तो वहां पर मैं उनके नाम ले लेता हूँ, है ना। सर सब ठीक है, जी के जीएस की प्रॉब्लम है। अनिल, आप बेवकूफ हैं, इसका मतलब क्यों भाई जी के जीएस की प्रॉब्लम है? मैंने आपसे कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये 4 विषय तो आपको इस बैच में पढ़ाई जा रहे हैं। एसएसटी, अगर एसएसटी वाले बच्चे को भी जी के जीएस में प्रॉब्लम होने लग गई भाई, तो फिर बेकार है। सच्ची बात बता रहा हूँ, फिर बेकार है। ठीक है, ये तो बहुत मतलब जो है ना, आप ये सोचो 4 विषय तो आपके यहीं पर हो रहे हैं, इन चारों विषयों को आप लीजिए, लाइव लीजिए। मैंने आपसे हमेशा से बोला है कि चारों विषय आपके, ठीक है, बहुत अच्छे से देखो। ये केवल आप इसी की तैयारी करके मत चलो, आप आगे यूपी टीजीटी को भी ध्यान में रखकर चलो। ठीक है, एसएसटी के लिए आप डी ट्रिपल एसपी को ध्यान में रखकर चलो, फिर बीईओ आने वाला है, उसके लिए भी आप चलो। ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरी बात, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप पीवाई क्यूज लगाते हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, मजा आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि सर एंशियंट हिस्ट्री अगर एक बार मुझे रिवीजन करने को मिल जाए एंशियंट हिस्ट्री, तो फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो, ठीक है, मैं उस प्रश्न को करने का क्षमता रखती हूँ या रखती हूँ? ठीक है ना, जल्दी से प्लीज एक बार आप लोग थम्स अप करके बताएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे आज। महाराज अधिराज की उपाधि क्या होती है? ठीक है, महाराजाओं का भी अधिराज, महाराज अधिराज दीर्घ संधि है, महाराजाधिराज, तो महाराजा धन अधिराज। ठीक है, जो महाराजाओं का भी अधिराजा हो, तो वो महाराज अधिराज है। चलिए, ठीक है, तो देखिए, अब आप ये मान के चलिए कि इस सप्ताह, ठीक है, आपकी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस सप्ताह हम एंशियंट हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना, आपको संडे का समय मिलेगा। संडे में आप क्या करेंगे, पूरी एंशियंट हिस्ट्री को आप रिवाइज करेंगे संडे में। ठीक है, पूरी एंशियंट हिस्ट्री को संडे में आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है सभी को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, समुद्रगुप्त कल हमने देख लिए थे, समुद्रगुप्त के बारे में एक एक चीज हमने बच्चे क्लियर कर ली थी। समुद्रगुप्त के जो 5 विजयी अभियान हैं, ठीक है, जिस हर एक अभियान में उसने जो अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समुद्रगुप्त साहब के 5 विजयी अभियान, और हर एक में उन्होंने, ठीक है, अलग अलग तरह की नीति अपनाई हुई है। उत्तर भारत की विजय के लिए जिसको आर्यावर्त अभियान बोला गया है, प्रश्नबुद्ध रण उद्वृत्त की नीति।
ठीक है, दक्षिण भारत की विजय में। ठीक है, तो ये जो इनके विजयी अभियान है इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है मेरे प्यारे बच्चे, समुद्रगुप्त साहब के बारे में। ठीक है, और वो सारी बातें थी। समुद्रगुप्त के बाद फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए गुप्तों के काल को हम विक्रमादित्यों का काल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बहुत बढ़िया तरह से सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में है कुछ फैक्ट, बस वही मैं देख रहा था है या नहीं। तो समुद्रगुप्त के बाद ठीक है उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ठीक है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त शासक बना था। रामगुप्त शासन कर रहा था, तभी एक शक शासक, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, तभी एक शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का आक्रमण होता है। और वह रुद्र सिंह तृतीय ठीक है ना केवल रामगुप्त को पराजित करता है बल्कि बड़ा अपमानित करता है। वो कहता है कि तुम मेरे दरबार में अपनी पत्नी को लेकर आना, ठीक है ना, अन्यथा मैं फिर से दोबारा आऊंगा और इस बार जो है मैं तुम्हें पूरी तरह से मैं खाक कर दूंगा। लेकिन रामगुप्त बड़ा परेशान रहता है। ये समाचार जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त होता है, और जब उसे पता चलती है चंद्रगुप्त को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो सबसे पहले राजधानी आके अपने बड़े भाई को गद्दी से बिठाता है और वो कहता है कि एक ऐसा राजा जो अपनी पत्नी की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, तो वे संपूर्ण प्रजा में जो हमारी बहनें और माता हैं वो उनके सम्मान की रक्षा किसी विदेशी आक्रमणकारी से कैसे करेगा। और ऐसी स्थिति में वह फिर जाता है और बेटा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को समाप्त करके वह शकों को अंतिम रूप से भारत से समाप्त कर देता है। इसलिए मतलब शक वो अंतिम शासक था, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय। ठीक, इतनी बुरी तरह से वे शकों को निस्तनाबूत करता है, फिर आगे शकों की वंशावली आगे बढ़ ही नहीं सकी। शकों का हमेशा हमेशा के लिए पतन हो गया और सकारी की उपाधि वे धारण करता है। ठीक है, और वह सकारी की उपाधि धारण करता है। तो समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस काल को हम ठीक है या किस वंश के काल को विक्रमादित्यों का काल कहते हैं, तो आप कहेंगे हम गुप्तों के काल को विक्रमादित्यों का काल कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक बना। उसे गुप्त वंश का द्वितीय श्रेष्ठ शासक माना जाता है आफ्टर समुद्रगुप्त। आफ्टर समुद्रगुप्त उसे गुप्त वंश का द्वितीय श्रेष्ठ शासक माना जाता है। अच्छा, अगर देखो ये कहानी मैं आपको नहीं बताता, ठीक है, रामगुप्त वाली कहानी नहीं बताता कि किस तरह से शक शासक ने ठीक है आक्रमण किया था, अगर मैं ये कहानी नहीं बताता और मैं फिर सीधे सीधे पढ़ता कि बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को गलत शासक मान रहे होते। देखिए, ये इतिहास की सबसे श्रेष्ठ बात है कि जब किसी भी व्यक्ति के एक पक्ष को छिपाते हुए केवल उसका दूसरा पक्ष दिखाया जाता है, तो लगता है कि पता नहीं है ठीक है वो कितना खराब व्यक्ति रहा होगा। अगर मैं नहीं बताऊं ये स्टोरी क्या है, तो आपको लगेगा बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय कितना बेकार व्यक्ति है, अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा है। भला ठीक है ऐसा भी कोई भाई होता होगा जो अपने भाई की हत्या करने के बाद गद्दी प्राप्त करे, लेकिन आप ठीक है उसके पीछे की कहानी देखोगे कि वो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सका। नपुंसक शासक था बेसिकली रामगुप्त। ठीक है, नपुंसक इन द सेंस, ठीक है, इतिहासकारों ने इसको एक तमगा दे दिया है, ठीक है, एक मेटाफोर दे दिया है, इसलिए कि जो रक्षा नहीं कर सकता अपनी पत्नी की, तो उसको ठीक है किस बात का पति माना जाएगा। पति वो होता है जो हर हालत में ठीक है अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। मेरे भाई वो पति है, ठीक है, जो कभी भी अपने पत्नी के सम्मान को नीचे ना गिरना दे। ठीक है, वो पति नहीं होते यार, ठीक है, जो पत्नियों पे बात बात पे चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, आंख दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, वो पति नहीं होते। अरे पति वो होते हैं जो उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, कहावत है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आप देखिएगा, ठीक है, आप में से जितनी भी मैरिड वुमेन है, बस एक छोटी सी मेरी बात मानिएगा, अपने पति से बोलिएगा कि ज्यादा मत करो, 21 दिन केवल मेरा सम्मान कर लो, केवल 21 दिन। सम्मान का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ मेरे पैर छू लो, ठीक है, बड़े सम्मान के साथ मुझसे आप संबोधन करिए, ठीक है, जितनी सम्मान के साथ मैं आपसे संबोधन करती हूँ, अब देखना फर्क नजर आएगा। ठीक है, घर के एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि जब पत्नी खुश होती है, जब घर की जाया, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में बोला गया है ना, जाय दस्तम, पत्नी ही घर है। मैंने बताया था आपको, जाय दस्तम, पत्नी ही घर है। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, जहां पर ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर एक और बात है, अपवाद भी है कि पत्नी भी तो ऐसी ही है, ठीक है, जो ड्रम में चिनवा देती हैं। कई लोग ये भी बोले कि सर पत्नी देखो कैसी कैसी आ रही है, कोई ड्रम में चिनवा रही है, कोई हनीमून पे मार दे रही है। तो देखो समाज में अपवाद तो हमेशा रहे हैं, ठीक है ना, आप ठीक है सभी को एक तराजू में नहीं तौल सकते ना। चलिए,
तो ये जो है, ये ध्यान रखना, द्वितीय श्रेष्ठ शासक माना जाता है। और प्रथम श्रेष्ठ शासक कौन है? गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, प्रथम श्रेष्ठ शासक कौन है? ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था। और एक अन्य नाम देव था, इस बात की पुष्टि कहां से होती है? जो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है, मैंने बताया था, वह मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तो वहां पर इनका एक अन्य नाम देव भी अंकित है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि इसका एक अन्य नाम, ठीक है, देव भी था। सांची अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए देवराज, वाकटक अभिलेख में उसके लिए देवगुप्त एवं उसके सिक्कों पर उसके लिए देवश्री अंकित है। तो जहां पे भी देव आ जाए, ठीक है, तो यहां पर देखो देव, ये देखो अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, तो इसकी मजबूरी थी, इसकी मजबूरी थी कि राज्यत्व को देवत्व से जोड़े। ठीक है, ये मैं इसका कोई दोष नहीं मानना, इसकी मजबूरी थी कि राज्यत्व को देवत्व से जोड़े, क्योंकि कुछ तो लोग रहे होंगे जिनके मन में घृणा आई होगी, चाहे बेशक लोगों ने इसको सराहा होगा कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी देखिए एक ये तो पैरेलल एस्पेक्ट लोगों के मन में चल ही रहा होगा कि बड़े भाई की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, तो इसने राज्यत्व को देवत्व से जोड़ा। देखो जब कभी भी मुझे अपने आप को, देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, किसी भी विषय वस्तु को देवत्व से जोड़ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो पवित्र हो जाती है वह विषय वस्तु। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, उनके बड़े भाई रामगुप्त थे, और ठीक जब रामगुप्त को गद्दी से हटाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो बहुत सही कारण से हटाया, क्योंकि रामगुप्त अपने ठीक राज्य की, और अपना राज्य तो छोड़ो, वह अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ था। तो ऐसी स्थिति में उसने शक शासक, जिसने उसकी पत्नी का अपमान किया और बड़े दरबार में कहा रामगुप्त से कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आना मेरे दरबार में, नहीं तो मैं तुम्हें सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। तो ऐसी स्थिति में बदला लेने के लिए उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की भी हत्या कर दी, शकों का अंतिम रूप से विनाश कर दिया, सकारी की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और वहीं अपने भाई को भी दंडित किया, ये कहते हुए कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो संपूर्ण साम्राज्य में जो माँ और बहनें हैं वे उनके अस्तित्व की कैसे रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी कि लोगों के मन में, ठीक है, उसके लिए एक नकारात्मक छवि भी थी, क्योंकि वह अपने भाई को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठा था। तो उसने राज्यत्व को देवत्व से जोड़ने का प्रयास किया, राज्यत्व को देवत्व से जोड़ने का प्रयास कुषाणों ने भी किया था, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देवत्व से किसी भी विषय वस्तु को जोड़ देते हैं, जैसे ठीक है पति के सारे अवगुण छुपाने हो तो हम कह देते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि पति परमेश्वर होते हैं, अब वो परमेश्वर हो गए, वो देव हो गए। ठीक है, अब आप उनके अवगुणों को एवेल्युएट ही नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अब वो मनुष्य की श्रेणी से बाहर चले गए हैं। ठीक है, वो जो भी कुछ करें बस तुम उनके पैर दबाओ। तो ये वही वाली बात है कि इन्होंने राज्यत्व को देवत्व से जोड़ा, इन्होंने अपने लिए देवराज, ठीक है ध्यान रखना, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए देवराज, वाकटक अभिलेख में उनके लिए देवगुप्त, और खुद उसके सिक्कों पर ठीक है देवश्री की उपाधि मिलती है। ये बात समझ में आई सभी को? जी ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम उसकी उपाधियां देखेंगे। उसकी उपाधियां क्या क्या हैं? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, अब ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के बाद परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला वह दूसरा शासक है आफ्टर समुद्रगुप्त। समुद्र के बाद अगर किसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब गुप्त वंश, गुप्त वंश की वंशावली हम सब लोग जानते हैं कि गुप्त वंश की वंशावली में श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद फिर रामगुप्त है, रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय पे हम चल रहे हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कुमारगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन आएंगे? कुमारगुप्त आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमें ये वंशावली पता है। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त है, बुद्धगुप्त है, नरसिंहगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है, और फिर विष्णुगुप्त है। ये वंशावली है, ठीक है ना, इसको आप देख लेना वंशावली को, लेकिन आप स्कंदगुप्त तक ही याद रखना। ठीक है, इसके बाद कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ठीक है जब याद कर ही रहे हो तो स्कंदगुप्त के बाद भैया पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त को ही याद करने में कितना समय लगता है? जी क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, जी हाँ, जब उसने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी तो रामगुप्त की भी हत्या की उसने, तो उसने उसकी पत्नी से भी विवाह किया था, जो रामगुप्त की
ठीक है ना, पत्नी थी मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी से भी विवाह किया था, ये बात भी सही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाभी से भी विवाह किया था। और ठीक है, ये कहा जाता है कि वो ठीक है सुंदरता की अद्वितीय, ठीक है, एक प्रतिमा थी, मतलब अद्वितीय सुंदर महिला थी रामगुप्त की जो पत्नी थी। चलिए, तो ये भी कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। कृष्ण चरितम नामक काव्य की रचना की है समुद्रगुप्त ने। देखो समुद्रगुप्त, ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक विद्वान, योग्य एवं साहसी शासक है, सेनापतित्व के ठीक है संपूर्ण गुण इसमें हैं, लेकिन इसके अलावा ये कला एवं विद्या का संरक्षक भी है। इसका एक वीणा वादन प्रकार का सिक्का मिलता है जो बताता है कि भाई ठीक है इसकी आर्ट में भी ठीक है बहुत गहरी दिलचस्पी थी, ठीक है, इसकी आर्ट में भी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। इसके अलावा इसने कृष्ण चरितम नामक काव्य की रचना की और इसने कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, और ये धर्म सहिष्णु धर्मनिष्ठ शासक थे, धर्म सहिष्णु धर्मनिष्ठ शासक थे। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है। हम समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सहिष्णु धर्मनिष्ठ शासक है, धर्म की प्राचीर कहा जाता है भारत के नेपोलियन। और इन्होंने कृष्ण चरितम नामक काव्य की रचना की है और इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की है। चलिए, शिल्पी सिंह ने एक ठीक है नया कहते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, एक नया सिद्धांत दिया है कि सर वो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन शादी जब रामगुप्त से करा दी उसकी। अरे नहीं यार, ऐसा तुमने कहाँ पढ़ लिया ये, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर कहा जाता है, धर्म निष्ठ, ठीक है, सहिष्णु शासक थे। कृष्ण चरितम नामक काव्य की रचना की समुद्रगुप्त ने और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, बस इतनी सी बात है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, ये नोट में मैंने लिखाया है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त तो पहले हम पढ़ चुके, तो नोट में ये 2-3 पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना बड़ा जरूरी था, तो इसलिए मैंने इनके बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। यहां से पहले जो एक वंशावली है, वंशावली भी आपको याद है, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात किया है कि वंशावली आपको याद है। और ये उपाधियां हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, हालांकि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला वह दूसरा शासक है। इससे पहले समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी। हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया, सकारी की उपाधि धारण की। अब उसके बाद जो वैवाहिक संबंध है, खुद उसके वैवाहिक संबंध नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त का नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह हुआ था, कुबेर नाग के साथ विवाह हुआ था चंद्रगुप्त का, ठीक है, जो कि नाग वंश की राजकुमारी है कुबेर नाग, ठीक है, कुबेर नाग के साथ विवाह हुआ। उसकी बेटी है प्रभावती गुप्त, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का कदम्ब की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ है। तो कुमारगुप्त का कदम्ब की राजकुमारी, कदम्ब दक्षिण भारत में शासन करते हैं, दक्षिण भारतीय राजवंश है कदम्ब। तो कुमारगुप्त का कदम्ब की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो बेटा, कुमारगुप्त का कदम्ब की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय और ठीक है कुबेर नाग का बेटा है, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नाग का बेटा है कुमारगुप्त। इन दोनों की बेटी है प्रभावती गुप्त, इसकी जो प्रभावती गुप्त, इसका जो विवाह हुआ प्रभावती गुप्त का, वह हुआ था, ठीक है, बाकाटक शासक, बाकाटक शासक का नाम है रुद्रसेन, ठीक है। तो बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसका विवाह हुआ। तो एक गुप्तों के समय में वैवाहिक संबंध थे, उसका खुद का विवाह नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग के साथ हुआ, कुबेर नाग के साथ हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। सकारी की उपाधि किसने धारण की, मैंने आपको बता दिया कि सकारी की उपाधि, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि उसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया और शकों का हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर दिया। और शकों का जब हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, उसने सकारी की उपाधि धारण की, ठीक है, क्लियर हुआ जी, ये बात समझ में आई सभी को। जी आइए, वह एक धर्मनिष्ठ वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वह एक धर्मनिष्ठ शासक था, धर्मनिष्ठ शासक था।
वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, धर्मनिष्ठ शासक था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और उसने परम भागवत की उपाधि, ठीक है ध्यान रखना है, उसने किसकी, परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की। क्लियर है, ये बात समझ में आई हम सभी की? बहुत अच्छे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रशासन है, जैसे समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहिक मतलब युद्ध एवं शांति का मित्र मंत्री, जैसे समुद्रगुप्त के समय जो महासंधि विग्रहिक था वो कौन था बताएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहिक कौन था? ठीक है, और जो महासंधि विग्रहिक था समुद्रगुप्त का, वह समुद्रगुप्त का महादंड नायक भी था। जल्दी से उनका नाम बताएंगे। और मैं आपको एक और हिंट देता हूं, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, तो जल्दी से नाम बताएंगे आप। हरिशेन, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है हरिशेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ऐसे ही जो इनका महासंधि विग्रहिक है, ठीक है, उसका नाम है वीरसेन, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही ठीक है, जैसे वहां पर है बच्चे, ठीक है, उनका महासंधि विग्रहिक हरिसेन, ऐसे ही जो इनके महासंधि विग्रह के मतलब युद्ध एवं शांति के मंत्री वो वीरसेन है। इनके समय में जो मालवा का राज्यपाल था वो था सनकादिक महाराज, ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मालवा का राज्यपाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मालवा का राज्यपाल था, मालवा के राज्यपाल का नाम था सनकादिक महाराज, ठीक है, क्या नाम था? सनकादिक महाराज। इनके समय इनका जो सेनापति था, सेनापति का नाम था आम्रकारदव, सेनापति का नाम क्या था? सेनापति आम्रकारदव थे, ठीक है। तीर भुक्ति प्रदेश का जो राज्यपाल था वह गोविंद गुप्त था, तीर भुक्ति प्रदेश, ठीक है। तो तीर भुक्ति प्रदेश का राज्यपाल गोविंद गुप्त और मालवा का राज्यपाल सनकादिक महाराज। तीर गुप्त तीर भुक्ति प्रदेश का जो राज्यपाल है वो गोविंद गुप्त है। और इनका जो प्रधानमंत्री है, इनके प्रधानमंत्री का नाम था शिखर स्वामी, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इनके प्रधानमंत्री का नाम है बेटा शिखर स्वामी। तो ये ठीक है पूरा प्रशासन है। महासंधि विग्रहिक वीरसेन है, मालवा के राज्यपाल सनकादिक महाराज हैं, सेनापति आम्रकारदव हैं, तीर भुक्ति प्रदेश के राज्यपाल गोविंद गुप्त हैं और प्रधानमंत्री इनके समय में ठीक है शिखर स्वामी थे, शिखर स्वामी। अब ये ध्यान रखना, ये कुछ पद हैं जो गुप्तों के ठीक है प्रशासन में प्रयोग होते थे, ठीक है। इन पदों के अपने कुछ अर्थ हैं, जैसे रण भांडागाराधिकृत, रण भांडागाराधिकृत का मतलब क्या होता है कि युद्ध में जो प्रयुक्त सैन्य सामग्री है उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी, उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी, अधिकारी उसको क्या कहेंगे? रण भांडागाराधिकृत कहेंगे। युद्ध में प्रयुक्त जो सैन्य सामग्री है, युद्ध में प्रयुक्त सैन्य सामग्री की देखरेख करने वाला अधिकारी, उसको रण भांडागाराधिकृत कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? तो रण भांडागाराधिकृत का मतलब क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे। रण भांडागाराधिकृत का मतलब क्या होता है? युद्ध में प्रयुक्त सैन्य सामग्री की देखरेख करने वाला अधिकारी। मेरे साथ बोलेंगे, रण भांडागाराधिकृत का मतलब क्या होता है? तो भैया युद्ध में प्रयुक्त सैन्य सामग्री की देखरेख करने वाला अधिकारी रण भांडागाराधिकृत है, ठीक है, रण भांडागाराधिकृत। अब उसके बाद उपरिक, उपरिक का मतलब राज्यपाल होगा। बलाधिकृत, बलाधिकृत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सेनापति, जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, बलाधिकृत है। आप यहां पर धा करेंगे। बलाधिकृत, ठीक है बच्चे। बलाधिकृत, तो बलाधिकृत मतलब सेनापति, बलाधिकृत मतलब सेनापति, और सेनापति मतलब बेटा जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी है वो बलाधिकृत होगा। दंडपाशिक, दंडपाशिक जो दंड को देता है, ठीक है। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी दंडपाशिक, दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। महादंड नायक फौजदारी न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, महादंड नायक। अब ये जो महादंड नायक समुद्रगुप्त के समय में कौन था? हरिसेन। तो यहाँ पर महादंड नायक कौन है अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन महादंड नायक का जो अर्थ होता था वह होता था फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश महादंड नायक कहलाता था, ठीक है। तो देखो रण भांडागाराधिकृत, युद्ध में जो सैन्य सामग्री है उसकी देखरेख करने वाला अधिकारी रण भांडागाराधिकृत। उपरिक राज्यपाल बलाधिकृत,
ठीक है, सेनापति जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, दंडपाशक पुलिस विभाग का प्रधान है, महादंड नायक फौजदारी न्यायालय का प्रमुख है, महादंड नायक विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति, विनय का मतलब होता है शांति, तो जो शांति की स्थिति को स्थापित करता है, तो शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला अधिकारी विनय स्थिति स्थापक है। ठीक है जी, ठीक है भैया, तो शांति की व्यवस्था को स्थापित करने वाला अधिकारी विनय स्थिति स्थापक है, शांति की व्यवस्था को स्थापित करने वाला अधिकारी विनय स्थिति स्थापक है। फिर भटा अश्वपति, अश्वपति का मतलब क्या था, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, तो जो राजकीय अश्वशाला का प्रधान है वह भटाश्वपति कहलाएगा, भट अश्वपति, अश्व का मतलब घोड़ा, तो अश्व आ गया, तो मतलब बच्चे जो राजकीय अश्वशाला का प्रधान है वो भटाश्वपति कहलाएगा, जो राजकीय अश्वशाला का प्रधान है वो भटाश्वपति कहलाएगा। फिर महाप्रतिहार, महाप्रतिहार का मतलब होता है मुख्य प्रबंधक, अब मुख्य प्रबंधक को महाप्रतिहार कहेंगे, मुख्य प्रबंधक को महाप्रतिहार कहेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके नवरत्न, जब कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात आती है तो हम उनके नवरत्नों के बारे में बात करते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। नवरत्न थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये 9 रत्न थे मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जो 9 रत्न थे, ठीक है, इनमें सबसे पहले है कालिदास जी। ठीक, कालिदास ऑब्वियस सी बात है संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ठीक है, एक ऐसे संस्कृत आचार्य, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, एक ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से बच्चे, ठीक है, उस समय एक जादू सा कर दिया था। तो कालिदास जी के काव्य और ये नाटक, 3 नाटक हैं और 4 काव्य हैं, टोटल 7 रचनाएं हैं कालिदास जी की। ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम, ये काव्य हैं कालिदास जी के। चलिए, ठीक है, ये कालिदास जी बेटा, ठीक है, 4 काव्य हैं कालिदास जी के और 3 नाटक हैं। जो 4 काव्य हैं, ऋतु संहारम, ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। बोलो बेटा। सर आज आपको गर्मी क्यों लग रही है? अच्छा, ये 2-3 कमेंट है ऐसे। अरे नहीं, मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है, कि इसके पीछे कारण ये है कि मेरा जो स्टूडियो है, ठीक है, मेरे स्टूडियो में जो एसी लगी हुई है वो लगी हुई है विंडो एसी। ठीक है, विंडो एसी मतलब आप समझ गए, स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट होती है तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है वो ऊपर लगा हुआ होता है छत पे। और जो मैम का रूम है, ठीक है, मैम का जो रूम है जहाँ पर वो क्या नाम है लेटी हुई है, तो उन्होंने, ठीक है, उसका गेट खोल रखा है रूम का, ठीक है, वो एसी नहीं चलाते, ठीक है, थोड़ा सा, तो उन्होंने रूम का गेट खोल रखा है, वो आराम कर रहे थे। अब अगर मैं एसी चला देता तो, ठीक है, जो गर्म हवा है मेरे एग्जॉस्ट की वो उनके रूम में जाती, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सोने दो, बच्चे को आराम करने दो, ठीक है, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद जग जाएंगे, मैं चला लूंगा। तो बेटा ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये कालिदास जी के 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। नाटक को आप कैसे याद करेंगे, नाटक बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, ये विक्रमो वर्षीयम है, ये ध्यान रखना, बंसीयम नहीं, विक्रमो वर्षीयम, विक्रमो वर्षीयम, विक्रमो वर्षीयम। और मालविका अग्निमित्रम, ये मालविका अग्निमित्रम वही है, अग्निमित्र और मालविका ये दोनों की प्रणय गाथा पर आधारित है, दोनों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। याद हुए आप सभी को? जी जी, 4 काव्य और 3 नाटक क्लास के क्लास में याद हो गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। शिवम जी कह रहे चालू कर देंगे तो बवाल हो जाएगा, नहीं बवाल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जी ठीक है, तो काव्य देखेंगे, ठीक, काव्य ऋतु संहारम, काव्य देखेंगे मेरे साथ साथ, ऋतु संहारम, मेघदूतम, बोलो, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये काव्य है ना। अब अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है, अमर सिंह ने क्या लिखी है, अमरकोश, ठीक है, ये एक्चुअली अमरकोश एक तरह की डिक्शनरी है बच्चे, अमरकोश क्या है, डिक्शनरी है अमर सिंह जी की। और इस अमरकोश का जो मूल नाम था
अमर कोश का मूल नाम था नाम लिंगानुशासन, याद रख लेना। इस अमर कोश का मूल नाम क्या था? नाम लिंगानुशासन। अमर कोश का जो मूल नाम था नाम लिंगानुशासन। तो इसके जो दूसरे दरबारी थे, इनके दूसरे दरबारी अमर सिंह जी थे। अमर सिंह जी ने अमर कोश लिखी है। अमर सिंह जी ने अमर कोश लिखी है, मैं यहां पर लिख देता हूं। अमर कोश, अमर कोश लिखी है अमर सिंह जी ने, और इसका मूल नाम है नाम लिंगानुशासन। इसके बाद हम बात करेंगे धन्वंतरी। धन्वंतरी इनके दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य थे। पूनम, चलिए, धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। और धन्वंतरी जी की जो रचना है, इनकी रचना का नाम है नवनीतकम। ठीक है, धन्वंतरी जी की रचना का नाम क्या है? नवनीतकम। ये आयुर्वेदाचार्य थे। जी, ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार, और इनकी रचना का नाम क्या है? नवनीतकम। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार, इनकी रचना का नाम है नवनीतकम। अमर सिंह जी अमरकोश। अमरकोश का जो मूल नाम है वह है नाम लिंगानुशासन। अमरकोश का जो मूल नाम है। फिर इसके बाद बराहमिहिर। बराहमिहिर बहुत बड़े खगोलज्ञ थे। बराहमिहिर जो थे मेरे प्यारे बच्चे, जी, बहुत अच्छे बेटा। बराहमिहिर जी जो थे वो खगोलज्ञ थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनोमर थे बराहमिहिर जी। और इनकी रचना का नाम है बृहद जातक। ठीक है, जहां पर बृहत लगा हुआ हो, बृहद जातक, बृहद संहिता। ठीक है, देखो, तो अगर बड़ा जातक है तो छोटा जातक भी होगा। बृहद जातक है, लघु जातक है। अगर बड़ा जातक है, छोटा जातक भी है। बृहद संहिता है और पंच सिद्धांतक है। बृहद संहिता, पंच सिद्धांतक। फिर वररुचि। ये वररुचि जो है ये व्याकरण शास्त्री हैं, ये ध्यान रखना। इन्होंने पतंजलि की महाभाष्य पर टीका लिखी है। और वररुचि की जो टीका है, मतलब ठीक है, जिन्होंने इन्होंने पतंजलि की महाभाष्य पर जो टीका लिखी है, उस महाभाष्य पर लिखी हुई टीका का नाम वर्तिका है। उस महाभाष्य पर लिखी हुई टीका का नाम क्या है? वर्तिका है। चलिए, ठीक है बच्चे, क्लियर है। इसके बाद ठीक है, फिर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इनकी कोई रचना वगैरह नहीं है। ये बस सामान्य से, ठीक है, नवरत्न है। इन्होंने कुछ लेख नहीं लिखा, कोई इनकी लेखनी नहीं है, कोई उनका काव्य या कोई भी इनकी पुस्तक नहीं है। घटकर पर है, शंकु जी है, छप्रणक है और बेताल। ठीक है, बेताल जी। चलिए, ठीक है, तो भररुचि जी की वर्तिका, ठीक है, जो कि पतंजलि की महाभाष्य पर टीका है। फिर इसके बाद घटकर पर, शंकु, छप्रणक, बेताल। अब आप जल्दी से फटाफट से मुझे नवरत्न बताइए। कालिदास जी, कालिदास जी के चार, ठीक, काव्य, ठीक है, और 3 नाटक। 4 काव्य 3 नाटक, ठीक है, टोटल 4 और 3 7। कालिदास जी, ठीक, कालिदास जी के ऋतु संहारम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास जी। कालिदास जी के बाद दूसरे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखी है, नाम लिंगानुशासन। ठीक है, इसके बाद फिर, ठीक है, तीसरे हो गए आपके धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य हैं। धन्वंतरी जी की जो रचना है वो नवनीतकम है। धन्वंतरी जी ने जो लिखा है वो क्या है? देखो, उसका नाम नवनीतकम है। ब्राह्मण साहब खगोलज्ञ ने बृहद जातक, लघु जातक, बृहद कथा, सॉरी बृहद जातक, ठीक है ना, बृहद जातक, बृहद संहिता, फिर लघु जातक और पंच सिद्धांतक। वररुचि ने वर्तिका लिखी है। फिर घटकर पर है, शंकु है, छप्रणक है और बेताल है। हाँ, बेताल जादूगर, वही आपने सुना होगा, बेताल पच्चीसी जो आता था, ये वही बेताल है। जी सर, पाणिनि का भी तो महाभाष्य था नहीं, पाणिनि का अष्टाध्यायी था। देखो, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी
पतंजलि ने, पाणिनि की अष्टाध्यायी बेटा, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी किसने? पतंजलि ने। ठीक है, महाभाष्य के रूप में, महाभाष्य। और पतंजलि की महाभाष्य पर टीका लिखी वररुचि ने वर्तिका के रूप में, वर्तिका के रूप में। ठीक है, चलिए अब कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। ठीक है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ध्रुव देवी के, ध्रुव देवी, ठीक है ना, इनकी जो माँ है, ध्रुव देवी के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि इनका बड़ा बेटा गोविंद गुप्त वैशाली का प्रशासक था। गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त इस वंश के अगले शासक बने। कुमारगुप्त के टोटल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया है कुमारगुप्त के जो 18 अभिलेख हैं। ठीक है, इनमें ठीक है सोने के, चांदी के, तांबे के, ठीक है, तीनों ही प्रकार के इन्होंने सिक्के जारी किए हैं। इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए, इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए। ठीक है बच्चे, और इन्होंने ठीक है चांदी के सिक्के भी जारी किए। टोटल 18 अभिलेख हैं। ठीक है, आपको याद है कुमारगुप्त के जो 18 अभिलेख, ठीक है आपको याद है? देखो कुमारगुप्त साहब, मुझे बताना, आप में से मैं देखूंगा। कुमारगुप्त साहब जरा आप इस पर आओ। ठीक है, एक तरफ तो इनके अभिलेख हैं, कुमारगुप्त के अभिलेख, दूसरी तरफ इनके मुद्रा लेख है। कुमारगुप्त साहब के दूसरी तरफ मुद्रा लेख है। तो मुझे बता सकते हो कौन कौन से हैं? अगर आप मुझे बता दो कौन कौन से हैं, मैं समझ जाऊं कि भाई ठीक है क्लास में जो मैंने याद कराया था और मेरा याद कराना जो है वो सफल हुआ। जी, शंकु जी एक वास्तुकार थे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, शंकु जी ठीक है एक वास्तुकार थे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। मोनिमा बहुत बढ़िया। धर्मंतरी आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने नवनीत कम लिखी। वरामिर एस्ट्रोनॉमर थे, एक खगोलज्ञ थे जिन्होंने पंच सिद्धांतक, बृहत कथा, ठीक है ना, बृहत कथा, लघु कथा और ठीक है ना इन्होंने बृहत जातक लिखी है। तो ये है। पूनम पांडे कह रही है सर टीका, टीका मीन्स टिप्पणी, उस पर टिप्पणी करना। बहुत अच्छे। मोनिमा ने बोला सर मंदसौर, बहुत बढ़िया, मंदसौर से शुरुआत की है तो मंदसौर हो गया। ठीक है, मंदसौर के बाद फिर बोलो, मंदसौर के बाद फिर उदयगिरी का तृतीय शिलालेख, गढ़वा का द्वितीय शिलालेख, गढ़वा का तृतीय शिलालेख, मथुरा का शिलालेख, सांची का शिलालेख, ये सब है। ठीक है ना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, और इनकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है बच्चे कि ये इन्होंने खड़ग धारण कर रखी है। खड़ग धारण करके ये हाथी पर बैठे हुए हैं, खड़ग धारण करके हाथी पर बैठे हुए हैं। और बच्चे ये किसका, ठीक है ना, व्याघ्र का हनन कर रहे हैं, है ना। तो खड़ग धारण कर रखी है, हाथी पर बैठे हुए हैं, व्याघ्र का हनन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मान कुमार बुद्ध मूर्ति लेख, ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार। तो देखो बस यही बात है कि मैं क्लास में आपको याद करा सका। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे हैं। ध्रुव देवी के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि इनका बड़ा पुत्र गोविंद गुप्त जो है, इनका बड़ा पुत्र गोविंद गुप्त वैशाली का प्रशासक था। ये अगले शासक बने आफ्टर चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को पता है किस बात का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मेरे साथ बोलेंगे, कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय बच्चे किसको दिया जाता है? कुमारगुप्त को। तो कुमारगुप्त को इस बात का ठीक है श्रेय दिया जाता है। इनके सिक्कों पर जो इनकी उपाधियां मिलती हैं, इनके सिक्कों पर इनकी उपाधियां महेंद्रादित्य मिलती है, ठीक है, श्री महेंद्र मिलती है, ठीक है, महेंद्र सिंह मिलती है, ठीक है, अश्वमेघ महेंद्र मिलती है, ठीक है, सक्रादित्य मिलती है। ये इनके सिक्कों पर इनकी उपाधियां मिलती हैं, इनके सिक्कों पर इनकी उपाधियां मिलती हैं। महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र और सक्रादित्य, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने महेंद्र उपाधियां धारण की थी। चाहे आप महेंद्रादित्य के देखिए, चाहे आप श्री महेंद्र देखें, महेंद्रादित्य देखें, श्री महेंद्र देखें, ठीक है, मतलब जो देखिए इंद्र का भी प्रमुख है, महेंद्र, महाधन इंद्र, ठीक है, महेंद्र महाधन इंद्र, जो इंद्र का भी प्रमुख है, ठीक है, जो इंद्र का भी ठीक है बच्चे श्रेष्ठ है इंद्र में भी। तो महेंद्र सिंह ये सब वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ना केवल वैष्णव धर्म का अनुयायी था बच्चे,
बल्कि उसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की। तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परम भागवत की उपाधि धारण की, और उसके सोने के सिक्कों पर उसके लिए दो प्रकार की उपाधियां मिलती हैं। उसके सोने के सिक्कों पर एक तो गुप्त कुल व्योम शशि, तो गुप्त कुल व्योम शशि मतलब, व्योम का मतलब होता है आकाश, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। जिस तरह से, ठीक है, पूरे आकाश में चंद्रमा, ठीक है, आकाश को रात में, ठीक है, शोभामान करता है, ऐसे ये गुप्त कुल के शोभायमान शशि हैं। ठीक है, जिस तरह से रात के समय में आसमान में चंद्रमा संपूर्ण आसमान को शोभामय करता है, ठीक वैसे ही गुप्त के कुल को शोभामय करते हैं ये कुमार गुप्त या महेंद्रादित्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गुप्त कुल व्योम शशि और गुप्त कुल चंद्र, ये गुप्त कुल के चंद्रमा हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जो कि उस समय बौद्ध शिक्षा का विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है, केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनके बाद फिर स्कंदगुप्त अगले शासक हुए। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त अगले उत्तराधिकारी बने। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में बस मैंने आपको बताया था, भीतरी पाषाण स्तंभ लेख है जहां पर इनको हूण आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, हूण आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है। इनका सुप्रिय अभिलेख है जिसमें गुप्त वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है, और इन्होंने भी परम भागवत एवं विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। इसलिए ठीक गुप्तों के काल को क्या कहा गया? विक्रमादित्यों का काल कहा गया। इसलिए गुप्तों के काल को क्या कहा गया? विक्रमादित्यों का काल कहा गया। ठीक है, डेट्स भाई, ठीक है, डेट इज द रीजन कि गुप्तों के काल को कहा गया। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त अगले शासक बने। भीतरी पाषाण स्तंभ लेख में इन्होंने हूण आक्रमण को विफल किया, इस बात का। सुप्रिय अभिलेख में इनकी वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है। इन्होंने परम भागवत एवं विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। ठीक है, इससे पहले महेंद्रादित्य हैं या फिर कुमारगुप्त हैं। ठीक है, उन्होंने गुप्त कुल व्योम शशि की उपाधि धारण की और गुप्त कुल चंद्र की उपाधि धारण की, जो कि इनके सोने के सिक्कों पर ये दो उपाधियां इनके बारे में मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जो कि उस समय बौद्ध विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। अब थम्स अप करो भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बस आराम से अच्छे से। और सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, कि सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये, ठीक है, आपकी संख्या, ठीक है, जो पहले दिन क्लास में थी उतनी ही संख्या आज की क्लास में, और स्टिल, ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स को पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है, शुरुआत में तो तुम लोगों ने वास्तव में बड़ा डिस्टर्ब किया था, ठीक है, मेरे बहुत प्राण खाए थे, लेकिन फिर ठीक है मैं तुम्हें सुधारने में कामयाब रहा, और स्टिल वही संख्या लगातार हमारी क्लास की चलती चली आ रही है जो पहली क्लास में थी। ठीक है, मैं इस संडे आप लोगों के लिए एक प्लान कर रहा हूँ। देखो बच्चे, मैं सैटरडे अगर मेरा बहुत हेक्टिक रहा तो फिर मैं संडे को आराम करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे मेरा हेक्टिक हो जाता है, मुझे आगरा से ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है, खुद ड्राइव करके जाता हूँ। ठीक है, 200 किलोमीटर जाना आना, और फिर सारी क्लासेस लेना। सैटरडे को मेरी 2 क्लास और फालतू और होती हैं, सैटरडे को 2 क्लास एक्स्ट्रा और होती है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। तो अगर मेरा इतना हेक्टिक नहीं रहा, ठीक है, मान के चलो मैं कोई ड्राइवर कर लूंगा सैटरडे को, ठीक है, वहां पर जाने के लिए, तो फिर मैं संडे को तुम्हारी क्लास लूंगा, और संडे की उस क्लास में मैं संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री का एक रिवीजन करा दूंगा। संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री का P/Q, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का P/Q मैं करा दूंगा। लेकिन ठीक है, बस आप दुआ करना कि मैं बिजी ना रहूं इतना ज्यादा, अगर हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो सुप्रिय अभिलेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है। परम भागवत एवं विक्रमादित्य की उपाधियां इन्होंने धारण की। ठीक है, स्कंद गुप्त साहब ने। अब गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों देखना है हमें। केंद्रीय प्रशासन में गुप्त काल में केंद्रीकरण में कमी आई वास्तव में। ठीक है, गुप्तवादी जो व्यवस्था थी, जो गुप्तों के काल में बच्चे सामंतीकरण का उदय हुआ, गुप्त काल में सामंतीकरण बहुत तेजी से बढ़ा, तो केंद्रीकरण की कमी आई, क्योंकि ठीक ना, एक्चुअली प्रशासन बहुत बड़ा हो चुका था गुप्तों के समय में। केंद्रीय प्रशासन का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर था, और ऐसे में जो है सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया जाना, ठीक है, उस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता सी बन गई थी।
ठीक है ना। अभी थैंक्स मत बोलो, अभी संडे आने दो, तब थैंक्स बोलना। जी। ठीक है बच्चे। अब मैं ऐसे ही करा दूंगा, आप चिंता ना करो। जैसे जैसे हम ठीक है सब्जेक्ट कंप्लीट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसके कंप्लीट पीवाईक्यू हम कराते चले जाएंगे, कंप्लीट पीवाईक्यू। ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन गुप्त काल में केंद्रीकरण में कमी आई, ये बात हकीकत है। केंद्रीकरण में कमी आई और विकेंद्रीकरण को एक्चुअली बढ़ावा मिला। ठीक है, मतलब सामंतीकरण भी बढ़ा है गुप्त काल में, सामंतीकरण भी बढ़ा है, केंद्रीकरण में कमी आई है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है, और सामंतीकरण हुआ है, सामंतीकरण हुआ है। ठीक है ना। राज्य का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है बच्चे, वह लगभग समाप्त हो गया। राज्य का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है वो लगभग समाप्त हो गया, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वह हावी हुई। गणतंत्रात्मक ढांचा समाप्त हो गया। राज्य का गणतंत्रात्मक ढांचा समाप्त होने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि जनता की इच्छाओं के आधार पर जो शासन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होकर राजतंत्रात्मक, टिपिकल राजतंत्रात्मक की राजा ही सर्वोच्च सत्ता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना पद्धति पर आधारित राजतंत्र का उदय हुआ। प्रांतीय प्रशासन में आप देखेंगे तो प्रांतीय प्रशासन में प्रांत की जो सबसे छोटी इकाई, मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव होती थी, और गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो होती थी बच्चे वो गांव होती थी। प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। गांव का मुखिया क्या होता था? ग्रामिक। फिर कई गांवों से मिलकर बीथिका बनती थी, बीथिका। ठीक है, बीथिका नहीं है, ये बीथिका है, बीथिका। वेरी गुड। तो कई गांवों से मिलकर बेटा बीथिका बनती थी। हाँ, वीथिका बनती थी, और वीथिका का जो मुखिया होता था उसको पुरपाल कहते थे। ठीक है, तो गांव का मुखिया ग्रामिक, कई गांवों से मिलकर वीथिका बनती थी, वीथिका का मुखिया पुरपाल होता था। कई वीथिकाओं से मिलकर विषय बनता था, विषय मतलब जनपद। तो कई वीथिकाओं से मिलकर एक विषय बनता था, विषय का मुखिया विषयपति होता था, ये पति है, विषयपति। ठीक है, विषयपति। तो विषय का मुखिया विषयपति होता था। फिर इसके बाद भैया जी ये ध्यान रखना, भुक्ति भोग या प्रदेश, भुक्ति भोग या प्रदेश का जो मुखिया होता था वह गोप्ता, राज्यपाल या उपरिक होता था। भुक्ति भोग या प्रदेश का मतलब है जैसे आज का प्रांत। जी। ठीक है बच्चे। तो ग्राम का मुखिया ग्रामिक, वीथिका का पुरपाल, विषय का विषयपति, विषय का विषयपति। अब भुक्ति भोग या प्रदेश, भुक्ति भोग या प्रदेश का मतलब होता है स्टेट, राज्य। इसका मुखिया राज्यपाल, उपरिक या गुप्ता। फिर उसके बाद होगा बच्चे पूरा राष्ट्र, राष्ट्र राज्य या अवनी या मंडल, और इसका मुखिया होगा राजा। इसका मुखिया कौन होगा? राजा। राष्ट्र राज्य अवनी या मंडल, इसका मुखिया होगा बेटा राजा। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो।
चलिए, ओके कर लिया बच्चे, ये सारा याद हो गया। ग्राम का ग्रामिक, वीथिका का पुरपाल, विषय का विषयपति, भुक्ति भूख प्रदेश या, ठीक है, इसका गोप्ता, राज्यपाल उपरिक, राष्ट्र राज्य अवनि या मंडल का, ठीक है, राजा। इसके बाद भुक्ति का विभाजन विषयों में होता था। भुक्ति का विभाजन विषयों में, प्रत्येक विषय का अपना प्रधान होता था। विषय मीन्स डिस्ट्रिक्ट, विषय मीन्स डिस्ट्रिक्ट, और भुक्ति मीन्स क्या बेटा, प्रदेश। तो भुक्ति का विभाजन विषय, विषय का मुखिया विषयपति, ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है। प्रत्येक विषय का अपना प्रधान होता था जिसको विषयपति हम लोग कहते थे। हर एक विषय का अपना प्रधान होता था जिसको विषयपति कहते थे। विषयपति का अपना कार्यालय होता था। जो विषयपति होता था बेटा, ठीक है, उसका अपना कार्यालय। जैसे आज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखो, ठीक है, जैसे कि बेटा आज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखो तो उसका अपना कार्यालय होता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वो उस समय का विषयपति होता होगा। आज का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उस समय का कौन होता होगा, विषयपति होता होगा। बड़ा क्लियर है बच्चे। तो भुक्ति का विभाजन विषयों में, ठीक है, भुक्ति प्रांत है यार, ऑब्वियस सी बात है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई सारे, ठीक है ना, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो भुक्ति का विभाजन विषयों में, प्रत्येक विषय का अपना प्रधान विषयपति, विषयपति का अपना कार्यालय, डीएम का कार्यालय होता है। उन कार्यालयों की देखरेख करने वाला अधिकारी पुस्तपाल कहलाता था। जो उन, ठीक है, कार्यालय की देखभाल करता था, ठीक है ना, मतलब विषयपति के कार्यालय की देखरेख करने वाला अधिकारी पुस्तपाल कहलाता था। फिर से बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विषयपति के कार्यालय की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, पुस्तपाल। पुस्तपाल, ठीक है, जो विषयपति के कार्यालय की देखरेख करता था। तो विषयपति के कार्यालय की देखरेख करने वाला अधिकारी पुस्तपाल कहलाता था। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, विषयपति के कार्यालय की देखरेख करने वाला अधिकारी पुस्तपाल कहलाता था। विषयपति परिषद की सहायता से शासन करता था, जिसे विषय परिषद कहा जाता था। ठीक है, जिसे विषय परिषद कहा जाता था। तो ये जो विषयपति है, ये एक परिषद की सहायता से शासन करता था, विषयपति। ठीक है, तो विषयपति के कार्यालय की देखरेख करने वाला अधिकारी पुस्तपाल है। विषयपति एक परिषद की सहायता से प्रशासन करता था, मतलब विषयपति के साथ एक उसकी काउंसिल होती थी। ठीक, काउंसिल मतलब एक तरह की उसकी मंत्री परिषद आप कह सकते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं प्रमुख अधिकारियों की एक, ठीक है, काउंसिल, जिसमें प्रमुख अधिकारी होते थे जिनके माध्यम से विषयपति संपूर्ण विषय का या संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का शासन चलाता था। तो उसको हम लोग कहते थे विषय परिषद। विषय परिषद के सदस्यों को विषय महत्तर के नाम से जाना जाता था। जो वो अधिकारी होते थे ना, जो विषय परिषद में शामिल होते थे, तो विषय परिषद में जो अधिकारी शामिल होते थे, विषय परिषद में शामिल अधिकारियों को हम विषय महत्तर के नाम से जानते थे। विषय परिषद में शामिल अधिकारियों को विषय महत्तर के नाम से जाना जाता था। अगेन रिपीट, विषय परिषद में शामिल अधिकारियों को विषय महत्तर के नाम से जाना जाता था, विषय महत्तर के नाम से। अच्छा, इसके बाद कुछ अन्य श्रेणियां हैं। श्रेणियां जैसे नगर श्रेष्ठी, तो जो नगर के महाजन होते थे उनका प्रमुख नगर श्रेष्ठी कहलाता था। महाजन जो मतलब बेटा रुपयों को ब्याज पे दिया करते थे, सूदखोर। जो रुपयों को ब्याज पे दिया करते थे, सूदखोर। तो जो रुपयों को ब्याज पे देते थे, ठीक है, उनको हम लोग सूदखोर कहते थे। जो रुपयों को ब्याज पे देते थे उनको हम लोग सूदखोर कहते थे बच्चे। तो उन सभी सूदखोरों का जो मुखिया है, नगर के महाजन और सूदखोरों का जो प्रमुख है, उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। नगर के महाजन और सूदखोरों का जो मुखिया है उसको क्या कहते थे, नगर श्रेष्ठी। फिर से बोल रहा हूं मैं, नगर के महाजन, जितने भी नगर के महाजन है, मतलब जो भी सूदखोर है, सूदखोरों का प्रमुख क्या कहलाता था, नगर श्रेष्ठी कहलाता था। दूसरा है सार्थवाह। सार्थवाह का मतलब है व्यापारियों का प्रधान। ठीक है, व्यापारियों के प्रधान को हम सार्थवाह कहते हैं। प्रथम पुलिक, प्रथम पुलिक मीन्स शिल्पियों का जो प्रमुख है। प्रथम कायस्थ, जो लेखकों का प्रमुख है। ठीक है, लेखकों के प्रमुख को प्रथम कायस्थ कहेंगे, ये ध्यान रखना। जो लेखकों का प्रमुख है, लेखकों के प्रमुख को हम प्रथम कायस्थ कहेंगे। जो शिल्पियों का प्रमुख है उसको हम प्रथम पुलिक कहेंगे, प्रथम पुलिक। यस, नॉट पुलिस, पुलिक, प्रथम पुलिक जो शिल्पियों का प्रमुख है। जो व्यापारियों का प्रधान है उसको सार्वभौम कहेंगे, और जो सभी सूदखोरों का प्रधान है उसको नगर श्रेष्ठी कहेंगे। थम्स अप करेंगे। अली कामिल साहब कह रहे हैं सर आप बहुत नेक इंसान हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन देखो कैमरे के सामने आप किसी को नहीं जान सकते कि मैं कैसा हूं असल जीवन में, कैसा नहीं हूं। ठीक है, हो सकता है कि मैं अच्छा बनने के लिए भी तो आप सब लोगों से ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता हूं, लेकिन जब तक आप किसी भी इंसान के साथ व्यवहार नहीं करते ना, आप नहीं जान सकते उसको।
ठीक है। ठीक है, तो नगर श्रेष्ठी, नगर के महाजनों सूदखोरों का प्रमुख नगर श्रेष्ठी है। सार्थवा व्यापारियों का प्रधान है। प्रथम पुलिक शिल्पियों का प्रमुख है। प्रथम कायस्थ ये लेखकों का प्रमुख है, जो प्रथम कायस्थ है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। गुप्त काल में भूमि, देखो गुप्त काल में बेटा वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, ठीक है, उसको हम अग्रहार कहते थे। गुप्त काल में वो भूमि जो बेटा ब्राह्मणों को, ठीक है, दान में दी जाती थी, ठीक है, मंदिरों को दान में दी जाती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। तुम लोग बच्चों, तुम लोग बोल रहे थे ना मैम के लिए, तो देखो मैम आ गई हमारी क्लास में भाई मैम नमस्ते बोल रही हैं आप सभी को ठीक है जी। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच ओके भाई, हमारी चाय आ गई। ठीक है, अब हम चाय पीते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चाय थोड़ी सी आज लेट हो गई। चलिए, तो सब कुछ याद हो गया। ठीक है, क्लास के क्लास में सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अग्रहार जो ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो जो कर मुक्त भूमि है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको अग्रहार कहा जाता था। चलिए, ठीक है, तो बेटा ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, अब यहां पर देखेंगे अग्रहार जो ब्राह्मणों मंदिरों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि है। ठीक है, तो वो कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? वो कर मुक्त भूमि, ठीक है ना, अग्रहार कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अग्रहार। ठीक है, अब उसके बाद कर। ठीक है, करों के टैक्सेस के बहुत सारे प्रकार थे बेटा, करों के टैक्सेस के बहुत सारे प्रकार थे, लेकिन इसमें देखो सबसे ज्यादा जरूरी था आपके लिए अग्रहार का पढ़ना, कि जो ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि है वो अग्रहार है। टैक्स नगद के रूप में जो वसूल किया जाता था उसको बेटा खिल कहा जाता था। ठीक है ना, ये गलत लिख दिया है। ऐसा टैक्स जो नगद के रूप में वसूल किया जाता था उसको खिल कहते थे। खिल कहते थे। ठीक है, जो टैक्स नगद के रूप में वसूल किया जाएगा। ठीक है, और कर वसूलने वाले अधिकारी को मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सामुदायिक कहा जाता था। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, नहीं, ठीक है, उसको खिल सामुदायिक, खिल सामुदायिक कहा जाता था। जो अधिकारी था बच्चे, जो टैक्स वसूलता था, टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी को हम खिल सामुदायिक बोलते थे। खिल सामुदायिक बोलते थे। तो नगद के रूप में जो, ठीक है, जो नगद के रूप में टैक्स वसूल किया जाता है उसको खिल कहते हैं। जो नगद के रूप में वसूल किया जाता है उसको खिल कहते हैं। और कर वसूलने वाले अधिकारी को खिल सामुदायिक कहते हैं। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हिरण्य कर था। हिरण्य कर, हिरण्य कर का मतलब आप समझते हो मेरे प्यारे बच्चे? जी, हिरण्य कर, कर था, हिरण्य कर। ठीक है, ये प्रमुख स्रोत था, ये स्रोत है मेरे प्यारे बच्चे, प्रमुख स्रोत। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था यहां पर। जैसे कि मौर्य काल में कृष्ट कहा जाता था ना, कृषि योग्य भूमि को। मौर्य काल में याद आया, कृषि योग्य भूमि को कृष्ट। गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में हम कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। कृषि अयोग्य भूमि जो बंजर भूमि थी, ठीक है, उसको खिल कहा जाता था। शायद बच्चे में यहाँ पर एक चीज मैंने गलत कर दी। नगद के रूप में जो कर वसूल किया जाता था उसको खिल नहीं कहते थे। एक सेकंड, मैं देख लेता हूं क्या मुझसे कोई गलती हुई है। एक सेकंड का मुझे समय देंगे। ठीक है, हिरण्य है। जी हाँ, ठीक है, जो नगद के रूप में कर वसूल किया जाता था उसको हिरण्य कहते थे बच्चे। हिरण्य, माफ करना, मैं जब ही कह रहा था मुझसे गलती हुई है, हिरण्य कहते थे। जो नगद के रूप में कर वसूल किया जाता था हिरण्य कहते थे। और कर वसूलने वाले अधिकारी को हिरण्य सामुदायिक कहते थे। हिरण्य सामुदायिक कहते थे। जो कृषि अयोग्य भूमि थी उसको खिल कहा जाता था। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए,
ठीक है, आज तक इस बैच में मुझसे कभी कोई गलती भी नहीं हुई थी। अच्छी बात है, गलती हो गई आज लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के चैप्टर में। तो कृषि अयोग्य भूमि जो बंजर भूमि है उसको खिल कहा जाता था, और जो भूमि निवास योग्य थी, ठीक है, जहां पर व्यक्ति निवास करता था, उस निवास योग्य भूमि को वास्तु, जैसे आप कहते हैं ना कि घर बनाने के लिए, ठीक है, वास्तु ऐसा है, वास्तु वैसा है। हम लोग वास्तु शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि भाई वास्तु देखो, वास्तु कैसा है घर जब हम बनाते हैं। तो ऐसी निवास योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, ऐसी भूमि जो निवास योग्य है वास्तु कहा जाता था। जो कृषि अयोग्य भूमि है, बंजर भूमि, उसको खिल कहा जाता था, जबकि उसको अकृष्ट कहा जाता था मौर्य काल में। और जो कृष्ट है मौर्य काल में, वो कृष्ट यहाँ पर क्या कहलाएगी, चित्र का ही लाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप कंपैरिजन करके भी चलो कि वहां क्या कहा जाता था, यहाँ क्या कहा जा रहा है, जिससे कि साथ के साथ आपको ये सारी चीजें याद भी होती चली जाएंगी। ऐसी भूमि जो चारागाह के रूप में संरक्षित होती थी, उसको हम चारागाह भूमि कहते थे। ठीक है, अब मैं चाय पीता रहूं बच्चे, है ना, नहीं तो फिर वो रखे रखे चाय गर्म हो जाएगी। चलो राधिका कह रही है आज मैम आई थी इसलिए माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। बच्चे अगर तुम लोग माफ नहीं करते तो बताओ क्या होता। जी, देखेंगे ना। तो ऐसी भूमि जो चारागाह के रूप में संरक्षित होती थी, उसको चारागाह भूमि कहते थे। कटीले वन जंगल झाड़ियों से युक्त भूमि को अप्रहत भूमि कहते थे। अप्रहत भूमि, जो कटीले वन जंगल झाड़ियों से युक्त भूमि थी, उसको हम अप्रहत भूमि कहते थे। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी मतलब एक ही तरह के व्यापारियों का समूह, श्रेणी जैसे एक ही तरह के व्यापारियों का समूह, मतलब जैसे सभी के सभी सुनार हैं, ठीक है, या सभी के सभी लोहार हैं, या फिर सभी के सभी बच्चे कपड़े व्यापारी हैं। तो ठीक है ना, एक ही प्रकार के व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे हम। एक ही तरह के व्यापारियों को हम बेटा क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में रखनी है। तो एक ही तरह के व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था, जो एक ही तरह के व्यापारी हैं, ठीक है, उन व्यापारियों को हम श्रेणी कहेंगे, मतलब उनके संघ को। और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाता था। चलिए, ऐसी भूमि जो चारागाह के रूप में संरक्षित होती है, उन्हें चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जो चारागाह के रूप में संरक्षित होती है, उनको चारागाह भूमि कहा जाता था। ऐसी भूमियां जो चारागाह के रूप में संरक्षित है, उनको चारागाह भूमि कहेंगे। ठीक है, ऐसी भूमियां जो चारागाह के रूप में संरक्षित है, चारागाह भूमि कहेंगे। कटीले वन एवं झाड़ियों से युक्त भूमि को, जो कटीले वन एवं झाड़ियों से युक्त भूमि है, उसको हम अप्रहत भूमि कहेंगे। ठीक है, व्यापारियों के संघ को हम श्रेणी कहेंगे। जो व्यापारियों का संघ होगा, श्रेणी, श्रेणी मतलब एक ही तरह के व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाएगा। और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाएगा। गुप्त काल में व्यापार के लिए दो प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिमी तट पर वही बड़ौच या भृगुकक्ष बंदरगाह, पश्चिमी तट पर बड़ौच या भृगुकक्ष बंदरगाह, बड़ौच या भृगुकक्ष बंदरगाह। और पूर्वी तट पर बेटा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। जी, अप्रहत भूमि कहेंगे बेटा। कटीले वन एवं झाड़ियों से युक्त भूमि को अप्रहत भूमि कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो गुप्त काल में व्यापार के लिए दो प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिमी तट पर भड़ौच, ये मौर्य काल में भी है। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है, वैश्यावृत्ति मेरे प्यारे बच्चे केवल ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के बाद फिर लगातार वैश्यावृत्ति हमको देखने को मिली है। तो वैश्यावृत्ति हर काल में होती है। ठीक है, चलिए, तो गणिका कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में भी गणिका, लेकिन मौर्य काल में गणिका उनको कहेंगे जो 36 कलाओं में निपुण थी। सामान्यतः जो रूप के सहारे जीवित रहती थी, उनको रूपजीवा कहा जाता था। इनको रूपजीवा कहा जाता था। ठीक है, वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। एक बच्चा कह रहा है आज कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। सही बात है बेटा, आज मैं ज्यादा ही कुछ, मतलब कुछ भी यार, मैं रोजाना अच्छा पढ़ाता हूँ बेटा, अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूँ जी। ठीक है ना, वृद्ध हो चुकी गणिकाओं को कट्टिनी। अब जो गणिकाएं वृद्ध हो चुकी बच्चे, ये तो ऐसा व्यवसाय है जो रूप के सहारे चलता है। ठीक है, अब रूप के सहारे चलने वाला व्यवसाय है। अब जो वृद्ध हो चुकी हैं गणिकाएं, भाई उन गणिकाओं के पास कौन आएगा? ठीक है, उनको तो कस्टमर नहीं मिलेंगे। तो ऐसी गणिकाओं को कट्टिनी कहा जाता था। गुप्त काल में एक्चुअली दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं गुप्त काल में। ठीक है, इस बात की भी पुष्टि होती है कि दास व्यवस्था थी।
दास व्यवस्था थी। देखिए समाज वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित था। और ये जो व्यवस्था थी ना बच्चे, ये बहुत जटिल व्यवस्था थी गुप्त काल में, जटिल व्यवस्था थी। स्त्रियों की स्थिति बेटा गुप्त काल में बहुत निम्न थी, बहुत ही ज्यादा जटिल व्यवस्था थी। जटिल व्यवस्था का मतलब है चेंज नहीं हो सकता था, शूद्र वैश्य नहीं बन सकता था, वैश्य क्षत्रिय नहीं बन सकता था जी। वे विधवाएं जो पुनर्विवाह करती थी, ठीक है, उनको पुनर्वू कहा जाता था, पुनर्वू। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह किया है उनको पुनर्वू कहा जाता था। और महिलाओं की स्थिति निम्न थी। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि महिलाओं की स्थिति निम्न थी और जाति व्यवस्था भी जटिल थी। ऐसी महिलाएं जो पुनर्विवाह करती थी उनको पुनर्वू कहा जाता था। जी, पुनर्वू कहा जाता था। चलिए, गुप्तकालीन विद्वान। तो गुप्तकालीन विद्वान ये हैं बच्चे, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, नागार्जुन है, ये गुप्तकालीन विद्वान हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि हैं, जो नवरत्न है, दरबारी नवरत्न माफ करना, उनको छोड़कर कुछ अन्य लोग मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आर्यभट्ट साहब महान गणितज्ञ थे गुप्त काल में। ठीक है, एक खगोल विज्ञानी थे। इनकी रचना है सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम होगा ये, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत का और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत का और आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। ठीक है बच्चे, तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे और इनकी रचना है सूर्य सिद्धांत का और आर्यभट्टियम। ब्रह्मगुप्त साहब महान गणितज्ञ थे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इनकी रचना है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इनकी रचना का नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। नागार्जुन साहब बहुत बड़े केमिकल साइंटिस्ट थे, एक रसायन वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े। चलिए, अब ये पुस्तकें हैं, ये ध्यान रखना, जो गुप्त काल में विभिन्न लेखकों ने लिखी हैं। अमर कोश है नाम लिंगानुशासन, अमर सिंह ने। ठीक है, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, डंडिन, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, डंडिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काव्यादर्श, काव्यादर्श बेटा, कन्यादर्श नहीं, काव्यादर्श। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, ये डंडिन की है। धर्मंत्री आयुर्वेदाचार्य नवनीतकम है, कामंदक की नीति सार है, वात्स्यायन की कामसूत्र है। ठीक है, और चंद्र गोविंद की चंद्र व्याकरण है और सुबंधु की वाष्पदत्ता है, सुबंधु की वाष्पदत्ता, सुबंधु की वाष्पदत्ता। ठीक है, ये लेखक हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया बच्चे कौन है? ठीक है, डंडिन साहब की है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है। और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में भी अगर इनमें तीनों में हम देखें तो 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको सही से लिख देता हूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब से मैं इसको सही लिखूंगा। काव्यादर्श, काव्यादर्श, ठीक है, कॉमा, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, नवनीतकम, धर्मंत्री की नीतिसार, कामंदक, कामसूत्र, वात्स्यायन, चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिल और सुबंधु साहब की वाष्पदत्ता। ठीक है, चलिए, राजस्व प्रशासन से संबंधित ये कुछ प्रमुख शब्दावली है। राजस्व प्रशासन से संबंधित ये कुछ प्रमुख शब्दावली आप देखेंगे। ठीक है, ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहेंगे, ध्रुवाधिकरण। अच्छा, ध्रुवाधिकरण, अली कामिल साहब, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, इतनी सारी आप लोग मुझे दुआएं दे रहे हो वास्तव में, ठीक है ना, और दुआएं फलती हैं, हकीकत बातें, दुआएं फलती हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सब लोग इतना प्यार करते हो, बस एक प्रॉमिस मुझसे करो कि जी जान लगाकर आप सभी लोग पढ़ोगे, अपना 100% दोगे। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपको कंप्लीट करना है। मैं आपके साथ मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा बच्चे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आज तक मैंने सैटरडे को कभी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं ली, केवल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, एक क्लास जो पॉलिटी की क्लास है, ठीक है, उसको भी मैं सुबह 10 बजे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए कि बस सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाए पॉलिटी की क्लास जो है, तो आपके तीनों सब्जेक्ट जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ वो पैरेलल चले। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि मैं, ठीक है, सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको भी बहुत कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, आपको भी बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, आपको भाई देखो मेरा नाम रोशन करना है।
ठीक है, जब आप निकालें एग्जाम, ठीक है, एसएसटी का, एलटी ग्रेड का, ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे किससे पढ़े थे, तो आपके तुरंत निकले कि दिग्विजय से हम पढ़े थे, दिग्विजय ने हमें पढ़ाया था। ठीक है, आपको पूरी जी जान लगा देनी है, ये ध्यान रखना। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण है, वो अधिकारी जो भूमि कर संग्रह करता है, ठीक है, नगद के रूप में, ठीक है, जो भूमि कर लिया जाता है हिरण्य कहते हैं, और अन्य के रूप में जो लिया जाता है उसको, ठीक है, उट्टामेय कहते हैं। ठीक है ना। महाक्षपटक, ये भूमि अभिलेखों को संरक्षित करने वाला अधिकारी है। न्यायाधिकरण, ये भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी है। आयुक्तक, ये भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी है। ठीक है, भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी आयुक्तक है। भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी है वो आयुक्तक है। मेरी बात समझना बच्चे। ठीक है, भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी आयुक्तक है। आयुक्तक कौन है? ऐसा अधिकारी जो भूमि का क्रय विक्रय करता है, तो भूमि की क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी आयुक्तक है। न्यायाधिकरण कौन है? भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण। फिर से बोल रहा हूं, भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण है, जो भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, न्यायाधिकरण। महाक्षपटलिक, ये कौन है? भूमि अभिलेखों को संरक्षित करने वाला अधिकारी महाक्षपटलिक है। भूमि अभिलेखों को संरक्षित करने वाला अधिकारी महाक्षपटलिक है। जो भूमि अभिलेखों को संरक्षित करता है उसको महाक्षपटलिक कहा जाता है। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण है। नगद के रूप में जो लिया जाता है उसको हिरण्य कहते हैं। ठीक है, करों के प्रकार, सीमा शुल्क, ठीक है ना, इसको वसूल करने वाला अधिकारी शौकिक कहलाता था। हलदंड कर, जो हल पर लगता था। भोग, जो राजा को फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाता था। भोग, भाग, जो भूमि कर था, ये संपूर्ण उपज का 1/6 था। ठीक है, अस्थायी कृषकों से ऊपरी कर लिया जाता था। नगद के रूप में हिरण्य कर लिया जाता था। अन्य के रूप में उद्दंग या मेर लिया जाता था। मैंने बताया था ना, उद्दंग या मेर लिया जाता था। उद्दंग, उद्दंग या मे लिया जाता था। देखिए, जो अन्य के रूप में लिया जाता था, उद्दंग या मे लिया जाता था अन्य के रूप में। उद्दंग या मे, नगद के रूप में हिरण्य। अस्थायी कृषकों से ऊपरी कर लिया जाता था। भाग, भूमि करता, संपूर्ण उपज का 1/6। भोग, जो राजा को फल फूल के रूप में कर दिया जाता था, भोग कहलाता था। हलदंड कर, जो हल पर लगने वाला कर था। तो ये था बच्चे हलदंड कर। चलिए, तो इतना ही था। ठीक है, हमारा संपूर्ण गुप्त काल और गुप्त प्रशासन खत्म। ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद। कल हम गुप्तोत्तर काल में मिलेंगे, मतलब कल होगा शुक्रवार, है ना, कल फ्राइडे होगा ना, आई थिंक जी, कल फ्राइडे होगा। फ्राइडे और सैटरडे में हम गुप्तोत्तर काल बड़ी आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो और फिर मंडे से फिर मिडाइवल स्टार्ट कर देंगे। तो एक, ठीक है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि मंडे से हम लोग मिडाइवल स्टार्ट करेंगे, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, एक नई फीलिंग, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मिडाइवल। और कोशिश करेंगे बच्चे हम 15 क्लासेस में, ठीक है, मिडाइवल को कंप्लीट कर दें। एकदम एग्जैक्टली 1.5 घंटे की हम क्लासेस लेंगे और 15 क्लासेस में मिडाइवल को कंप्लीट करेंगे। चलिए, ठीक है, ओके। देखो, एक बात समझना आप, कि आप लोग बोल देते हो ना कि सर इतना काम है, मैं घर का काम भी करता हूँ, और फिर ऊपर से मुझे जो है ना यहाँ पे जॉब करने भी जाना होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग गिना देते हो। और फिर कहते हो कि शाम होते होते सर मैं इतना थक जाता हूँ या थक जाती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर, ठीक है, हमारी क्लासेस में जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि सर घर का काम वगैरह करने के साथ साथ ये सारी चीजें। ठीक है, इस क्लास में बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिड भी हैं। ठीक है, हमारी जो, ठीक है ना, जो बच्चियां हैं वो भी हैं, ठीक है ना, और बच्चे भी कई सारे हैं। तो एक साहब का मेरे पास फोन आया था, वो भी बोल रहे थे कि सर मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, 9 to 6 जॉब है, फील्ड की जॉब है, और उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ चंद लाइन में आपके लिए पेश करता हूँ, और शायद, ठीक है, ये आपको मोटिवेट करें कि हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे शौक से गिरते हैं दरियाए समंदर में, अरे शौक से गिरते हैं दरियाए समंदर में, लेकिन किसी दरिया में कोई समुंदर नहीं गिरता।
तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए यार। ठीक है यार, हैं काम हमारी जिंदगी में बहुत सारे, करेंगे उन्हें भी, लेकिन पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, उसको भी हम अपना पूरा समय देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर हम, जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।